Black color is sentimentally bad, but every blackboard makes student life bright. आशा उम्मीद करती हूँ कि ये ब्लैक बोर्ड भी आपके लिए नव वर्ष में एक ब्राइट फ्यूचर लेके आए। जी हाँ दोस्तों, मैं शिवानी मैम स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे प्रोविडेंस कोचिंग देहरादून के ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो उसी क्रम में आज हम आप लोगों को सुपर 100 बैच की फर्स्ट क्लास प्रोवाइड कराएंगे जो कि आपकी पॉलिटी की होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सुपर 100 बैच के माध्यम से हम आप लोगों को ग्रुप सी, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, आरओ एआरओ जैसी अपकमिंग वैकेंसीज के लिए इंटीग्रेटेड वे में प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए कंबाइंड वे में तैयारी करवाएंगे, जिसके लिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। और दूसरा, आप हमारे व्हाट्सएप लिंक के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जिसकी फीस आपको 1000 रुपए पर मंथ रहने वाली है। ये सारी चीजें हम आप लोगों को एक साथ प्रोवाइड करवाएंगे। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमारे आज के क्लास के सब्जेक्ट के बारे में, और सब्जेक्ट आपका पॉलिटी है, जिसमें हम सबसे पहले इसका पाठ्यक्रम देखेंगे, यानी कि हम सिलेबस डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। आखिरकार हम पॉलिटी जो सब्जेक्ट है हमारा, उसमें हम पढ़ने क्या वाले। तो सबसे पहले अगर आप पॉलिटी नाम सुनते हैं तो आपको सबसे पहले संविधान शब्द याद आता है, मौलिक अधिकार याद आते हैं, डीपीएसपी याद आते हैं। तो इन सभी चीजों को हम 1 बाय 1 क्लासेस के माध्यम से सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। जहां पर आप देखिए भारत का संवैधानिक विकास बोला हुआ है, उद्देशिका बोला है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि भारत की जो संसदीय प्रणाली है, यानी कि लोकसभा हो, राज्यसभा हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्रिपरिषद हो, ये जितने भी हमारे पास तमाम रूलिंग बॉडीज है, इनके बारे में भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करने वाले हैं पंचायती राज सिस्टम को, यानी कि 73वां 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से किस तरीके से हमारी स्थानीय स्वायत्तता संस्थान है, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, इनको किस तरीके से हमने हमारे शासन प्रणाली में इनको लाया गया, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम कुछ लोक नीति से भी संबंधित डिस्कस करते हैं कुछ चीजें, जैसे सुशासन हो गया, सूचना का अधिकार हो गया, शिक्षा का अधिकार हो गया, संपत्ति का अधिकार हो गया, ये सारी चीजें भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये फिलहाल आप लोग इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ये आपका पूरा सिलेबस है, मैंने आपको शॉर्ट वे में बता दिया है। बाकी हम जब क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे आपको 1 बाय 1, तो हम उसमें डिटेल में इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं हमारी आज की पहली क्लास को, जहां पर हम आज की क्लास को कुछ प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न ये देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नामित किया गया। तो जिन बच्चों को इसका आंसर मालूम है वो कृपया करके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी कि जो कमेंट सेशन है, वहां पर आप लोग आंसर दीजिए। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे इन एमसीक्यूज के माध्यम से मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका ये रहने वाला है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो ये भी आप लोगों को इन ऑप्शंस के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो ये प्रश्न उन बच्चों के लिए थे जिनको पहले से पॉलिटी आती है या थोड़ा बहुत उनको मालूम है भारत के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। अब जो बच्चे नए, उनको हम 1 बाय 1 इस क्लास के माध्यम से पूरा डिटेल डिस्कशन करवाएंगे कि किस तरीके से हमारा भारत का संविधान आज हम जिस तरीके से देखते हैं वो किस तरीके से आया है। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले हम चैप्टर 1 का स्टार्ट करते हैं, और चैप्टर 1 है हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कि जो भारत का संविधान है वो आज और कल में निर्मित नहीं हुआ है। भारत के संविधान एक क्रमिक विकास का परिणाम है, जिसको बनने में कई साल लगे हैं, कई मूवमेंट्स हमारे हुए हैं, कई बड़े बड़े राजनेताओं ने यहाँ पर इस संविधान को, जो वर्तमान हमारा संविधान है, उसको बनाने में अपना योगदान दिया है। जैसे भीमराव अम्बेडकर हो गए। इस तरीके से हमारी जो विभिन्न जो विभूतियां थी, इनके द्वारा संविधान सभा को बनाया गया, संविधान का निर्माण किया गया, और उस तरीके से आज जो संविधान है हमारा वो संचालित हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। तो देखिए 1600 में अंग्रेज वापस आते हैं। अब अंग्रेज जब भारत में आते हैं व्यापार करने के दृष्टिकोण से, व्यापार करने के उद्देश्य से, तो ये
1600 में आते हैं। और देखिए 1665 में इनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होती है। इससे पहले हमें कुछ इसके बीच का एक जो डिफरेंस है 1600 से 1765 के बीच में, ये हमें जानना है। देखो जब अंग्रेज भारत में व्यापार करने के दृष्टिकोण से आए थे तो ये बेसिकली व्यापार करना चाहते थे मसाले का, चीनी का, चाय पत्ती का और इंडिगो जो हमारी ब्लू नील होती है ना, इस तरीके से तमाम चीजों का व्यापार करने के लिए आते हैं। और ब्रिटेन में एक कंपनी का निर्माण होता है जिसका नाम होता है, शॉर्ट फॉर्म में हम देखेंगे, उसका नाम होता है ईस्ट इंडिया। यानी कि जो ब्रिटेन के राजा थे उन्होंने एक कंपनी बनाई कि जाओ तुम ईस्ट की तरफ व्यापार करो, यानी कि यूरोप से ईस्ट की तरफ व्यापार करो। जैसे कि हम बात करें कि यहाँ जैसे भारत में हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनीज है लाइक टाटा, अडानी, अंबानी, इनको भारत सरकार बोल दे कि भाई तुम अलग अलग देशों में जाके व्यापार करो। ठीक इसी प्रकार से ब्रिटेन में, ब्रिटेन के जो राजा थे इन्होंने एक समिति का गठन किया और उस समिति का गठन करने से इन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था ईस्ट इंडीज कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने पूर्वी देशों के साथ व्यापार किया। और जब ये भारत में व्यापार करने के दृष्टिकोण से आए तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये अलग अलग जो मसाले थे इनका व्यापार करने के लिए आए थे, कुछ अलग देशों के साथ व्यापार करने के लिए आए थे। न केवल अंग्रेज थे बल्कि डच, डेनमार्क, फ्रांस, पोर्तुगीज, इस तरीके से विभिन्न जो विदेशी कंपनियां वो भारत में व्यापार कर रही थी। अब जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेज 1600 के समय पर भारत में आए। अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये हम इसको थोड़ा मेडाइवल हिस्ट्री से कनेक्ट करके चले तो 1600 के आसपास जो हमारा टाइम पीरियड चल रहा है वो बेसिकली चल रहा है हमारा मुगलों का। 1600 के आसपास हमारे अकबर जी गद्दी पर बैठ गए थे। इस तरीके से तो ये हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि चली थी। 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की इनको दीवानी प्राप्त हुई। अब यहाँ पे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होने का मतलब क्या है? जब अंग्रेज भारत में आए थे तो इन्होंने ये भारत के राजाओं के लिए हीरे, मोती, तमाम जो लग्जूरियस आइटम्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, वो लेके आए थे। और इन्होंने राजा महाराजाओं से कहा कि भाई हम तुम्हारे लिए हीरे मोती लेके आए और तुम हमें बदले में क्या दे दो? व्यापार करने का अधिकार दे दो। अब जब इन्होंने अपना भारत में, अंग्रेजों ने भारत में अपना व्यापारिक एक अधिकार को स्थापित किया, मोनोपोली एस्टैब्लिश करी, तो उस टाइम पे बेसिकली आपका टाइम पीरियड चल रहा था औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है यहाँ पर इनका जो ब्रिटिश है, अंग्रेज है, इन्होंने अपना अधिकार जमाना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि जब तक मुगल थे, औरंगजेब था, तब तक तो भारत में मुगलों की सत्ता थी। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई भी ऐसा शक्तिशाली शासक नहीं मिला भारत देश को या मुगलों को जो कि औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, जागीर की ही भांति आगे भी मुगल सत्ता को संचालित कर सके। अब औरंगजेब का शासन काल में तो भारत का जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा फैल गया था। इधर हमारे पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश तक, नीचे हमारा नीचे साउथ इंडिया तक हमारा अंग्रेजों की मुगलों के अधीन था। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हुई और कोई कुशल शासक ना मिलने के कारण जो मुगल सत्ता थी वो केवल दिल्ली के आसपास के क्षेत्र तक ही सिमट के रह गई थी। फिर इसी में ही अंग्रेजों को मौका मिला। इन्होंने देखा कि भाई भारत में तो कोई ऐसा है ही नहीं कि जो भारत की शासन सत्ता को आसानी से संभाल सके। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी एक व्यापारिक एक अधिकार, मोनोपोली स्टैब्लिश करने स्टार्ट कर दी यहाँ पर। और 1764 में एक बहुत बड़ा युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, 1764 में भाई क्या बोलते हैं उसको, बक्सर का युद्ध होता है। अब जब बक्सर का युद्ध होता है तो बक्सर आपका बेसिकली बंगाल बिहार वाले क्षेत्र में आता है। अब ये जो क्षेत्र है, बंगाल बिहार का क्षेत्र जो है वो बहुत समृद्धशाली प्रदेश है, बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, बहुत ही वहां के जो रूलर्स है बहुत रिच थे। और उस एरिया में जब बक्सर का युद्ध होता है तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेज जो है 1764 में अंग्रेज किसको हराते हैं? मुगल शासक को हराते हैं, अवध के नवाब को हराते हैं और बंगाल के नवाब को हराते हैं। तो अंग्रेज इन तीनों को एक साथ हराते हैं और 1764 में जब बक्सर का युद्ध अंग्रेज जीत जाते हैं, उसके बाद 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की इनको दीवानी प्राप्त हो जाती है। बेसिकली अगर हम मैप के थ्रू देखें तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा आपका ये अगर हम मैप बनाए
तो मैप में आप लोगों को देखेंगे आप, तो ये वाला क्षेत्र जो है ये आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा। वर्तमान में अगर हम देखा जाए तो ये पूरा क्षेत्र, ये जो पूरा क्षेत्र हम इसको बंगाल कह रहे हैं, इसके अंदर आपका बंगाल भी आता था, बिहार भी आता था, उड़ीसा भी आता था। आज का उड़ीसा, बंगाल, बिहार इसके अंदर आता है, लेकिन ये तब पूरा एक बंगाल क्षेत्र होता था। तो 1764 में बक्सर का युद्ध जीतने के बाद इनको 1765 में क्या मिल जाती है, यहाँ की दीवानी प्राप्त हो जाती है। यानी दीवानी प्राप्त का मतलब होता है कि इनको यहाँ पे रेवेन्यू, जो टैक्स कलेक्ट होता था व्यापार करने से, जो टैक्स होता था वो उनको किनको मिल गया, अंग्रेजों को मिल गया। दीवानी का बेसिकली मीनिंग यही होता है, टैक्स पर इनको अधिकार मिल गया था। अब इन्होंने क्या कहा, इस क्षेत्र के जो शासक थे वो थे शाह आलम द्वितीय, सॉरी शाह आलम थे। तो इन्होंने कहा शाह आलम को कि भाई देखो, हमें यहाँ पर टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार दे दो, क्योंकि हमने इस क्षेत्र को विजिट कर दिया है। बाकी जनता की जो तुम्हें गालियां सुननी है वो तुम सुनो, यानी कि सिंचाई व्यवस्था अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है, रोड उन्हें सही मिल रही है या नहीं मिल रही है, इस तरीके से तमाम जो जनता की प्रॉब्लम है उसके लिए तुम डील करो, बदले में हमें सिर्फ और सिर्फ टैक्स कलेक्ट करने का एक अधिकार दे दो। तो 1765 तक इन्होंने जो है यहाँ पे दीवानी हासिल कर ली थी, यानी कि टैक्स कलेक्ट करने का इनको अधिकार मिल गया था। फिर देखो इस तरीके से इनका शोषण चलता रहा 1764 से लेके 1857 तक, लगभग 100 साल का टाइम पीरियड चला। 100 साल के टाइम पीरियड तक अंग्रेजों ने यहाँ पे भारत में बहुत शोषण किया, भारत के लोगों पर अत्याचार किया। फिर एक बड़ी घटना घटती है 1857 की क्रांति। अब इसका तात्कालिक कारण क्या थे, धार्मिक कारण क्या थे, सांस्कृतिक कारण क्या थे, विभिन्न कारणों के कारण जो है 1857 की क्रांति होती है, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपकी हिस्ट्री में। फिलहाल हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे जो आपका पॉलिटिकल एंगल होगा, पॉलिटिकल एंगल के थ्रू हम हिस्ट्री को समझेंगे। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने यहाँ पे शासन किया और शोषण किया। फिर 1857 की क्रांति के बाद सीधा सत्ता किसके हाथों में आ जाती है, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सत्ता आ जाती है। ये देखिए ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सत्ता आ जाती है, और ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सत्ता आने के बाद और ब्रिटिश क्राउन से पहले जो कंपनी का शासन था, इसके तहत हम देखेंगे कि भारत का संविधान का विकास किस तरीके से हुआ। लिखा है यहाँ पे कि ब्रिटिश शासन के तहत, अंग्रेजी शासन के तहत भारत के संवैधानिक विकास किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर पहले आता है आपका कंपनी का शासन 1773 से लेकर 1858 या 1853 तक, यहाँ पे 53 आएगा, 53 आएगा यहाँ पे, 53 तक जो है यहाँ पे कंपनी का शासन रहता है। और 1857 की क्रांति होने के कारण सत्ता किसके हाथों में चली जाती है, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली जाती है। और यहाँ पे शासन कौन करता है, 1858 से लेकर 1947 तक जो वहां के राजा थे, इनके द्वारा जो है यहाँ पे कानून बनता है। तो सबसे पहले अब हम संवैधानिक विकास की ओर चलते हैं, और इसी में हम देखेंगे पहला टॉपिक कि कंपनी का शासन 1773 से लेके 1853 या 1858 तक कंपनी ने किस तरीके से शासन किया, क्या क्या हमारे लिए यहाँ पे चीजें इनके द्वारा दी गई। तो यहाँ पे देखो अंग्रेज व्यापारी बन के आए, धीरे धीरे करके शासन सत्ता जब कमजोर हो गई तो इन्होंने जो है राजा के दरबार में अपने गवर्नर यानी अपने अधिकारियों को बैठाना शुरू कर दिया कि भाई हम तुम्हारे लिए हीरे जवाहरात लेके आए, बदले में तुम हमें क्या कर दो, व्यापार करने का अधिकार दे दो। फिर धीरे धीरे करके शासन की सत्ता किसके हाथों में गई, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। और इस तरीके से फिर हमें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत हमें आजादी मिलती है। फिलहाल ये सारी चीजें डिस्कशन हम हिस्ट्री में करेंगे, बट यहाँ पे हम पॉलिटिकल एंगल को डिस्कस करते हैं कि पॉलिटी में हम क्या क्या देखेंगे। तो ये हमारा थोड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, थोड़ा बैकग्राउंड था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि किस तरीके से अंग्रेजों ने यहाँ पे अंग्रेजों ने भारत में शासन किया और किस तरीके से हमारा जो संविधान है आज हमें वो देखने को मिलता है। तो देखो कंपनी का शासन जो चलता है आपका 1773 से लेके 1858 तक, इस बीच आपको लगभग 8 अधिनियम देखने को मिलते हैं। सबसे पहला अधिनियम 1773 का अधिनियम, 1781 का अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट 1786 का अधिनियम, फिर 1793 का अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम और 1853 का चार्टर अधिनियम। इन अधिनियमों के माध्यम से कंपनी का शासन भारत में रहता है, जिसको हम बेसिकली अंग्रेजी शासन कहते हैं। तो ये बेसिकली फर्स्ट
जो हमारा आज की क्लास में है, हम डिस्कस करने वाले हैं, तो हम ये सारे अधिनियमों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं 1773 का अधिनियम। अब 1773 का अधिनियम हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ इसकी 1773 अधिनियम जो आया उसके लिए हम थोड़ा डिस्कस करेंगे उसकी पृष्ठभूमि, कि आखिरकार ऐसे क्या कारण बन गए कि अंग्रेजों को, यानी जो संसद ब्रिटेन में बैठी हुई है, उसको कंपनी को रेगुलेट करने के लिए अधिकार दे दिए गए। अब भाई जैसे आपको मैंने बताया भी कि मोदी सरकार कह दी या भारत सरकार कह दी किसी बड़ी कंपनी को कि भाई तुम लोग विभिन्न देशों में जाके क्या करो, व्यापार करो। अब जब व्यापार करने के लिए अगर कोई कंपनी किसी देश में जाती है तो उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, व्यापार करना, अपना मुनाफा कमाना। लेकिन कंपनी अगर धीरे धीरे व्यापार से राजनीति तक पहुंचने लगे तो वहां पर जो ब्रिटेन में बैठे हुए लोग हैं उनको तो एक नेगेटिव रिव्यू मिलेगा ही। उसी क्रम में हम देखेंगे सबसे पहला पॉइंट कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार के संबंध 1773 तक जो है यहाँ पे अधिनियम पूर्णतः कैसे रहे, व्यापारिक रूप से निर्धारित होते। लेकिन धीरे धीरे जब बंगाल की दीवानी कंपनी को मिल गई तो वहां पर क्या हुआ कि शुरुआत में तो संबंध कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रत्यक्ष रूप से तो मिल गई, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ब्रिटेन की सरकार ने कहा कि हमें कंपनी के साथ बातचीत करनी पड़ेगी। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या है। लाइन सिंपल सी कहती है कि अंग्रेजी कंपनी जो है सीधा से पहले व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन जब वो व्यापार करने की दृष्टि से आई थी भारत में तो उनको सिर्फ व्यापार करना था। लगभग उन्होंने 100 साल तक तो व्यापार किया। धीरे धीरे जब मुगल सत्ता कमजोर होती गई तो इनके जो व्यापारिक क्षमता है वो धीरे धीरे राजनीति में परिवर्तित होने लगी। राजा महाराजा के जो दरबार है उनमें अपने गवर्नर को बैठाने लग गए। तो इस तरीके से जो है अब ब्रिटेन में जो बैठे हुए लोग हैं, जो ब्रिटेन में बैठे हुए अधिकारी है, उनको डर होने लगा कि कंपनी ऐसे अगर राजनीति में पहुंच रही तो धीरे धीरे करके ये अपना क्या कर देगी, अधिकार जमा लेगी। धीरे धीरे कंपनी शक्तिशाली हो जाएगी। अब जब इनके पास किसी एरिया का टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया है तो इसका मतलब कंपनी कैसे हो गई है, कंपनी शक्तिशाली हो गई है, इसके पास रेवेन्यू आने लगा है। तो सबसे पहला पॉइंट यही कह रहा है कि पहले तो मुख्यतः कैसे थे, व्यापारिक रूप से थे, लेकिन 1773 के अधिनियम के माध्यम से जो है यहाँ पे ब्रिटेन की सरकार ने कंपनी को रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया ताकि कंपनी जो है अपना प्रचार प्रसार ज्यादा ना कर सके, ज्यादा और शक्तिशाली ना बन सके। इसीलिए पहला अधिनियम आता है 1773 का अधिनियम। दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कंपनी के कर्मचारियों और अधिकारियों की समृद्धि ब्रिटेन में चर्चा का कारण बनी। अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या राइज होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय है कंपनी में तो अगर वो अमीर होता जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ईर्ष्या का कारण बनेगा। कैसे, जो भारत में अंग्रेज थे, भारत में जो कंपनी थी उसको जो उसके जो एम्प्लॉय थे जब वो ब्रिटेन में वापस जाते थे तो बहुत लग्जरियस लाइफ, उनके पास बहुत महंगे महंगे चीजें रहती थी, बहुत लग्जरियस लाइफ जीते थे। तो वहां पे ब्रिटेन की सरकार को, ब्रिटेन की जो संसद है उनको एक पर्सपेक्टिव नजर आया कि भाई कंपनी एम्प्लॉयज को तो सैलरी ही देती है, लेकिन एम्प्लॉय ऐसा क्या कर रहे हैं भारत में कि जो इतने अमीर हो गए। मतलब ये ब्रिटेन में बैठे हुए लोगों से भी ज्यादा अमीर हो गए थे। कौन, भारतीय, जो भारत में रहने वाले ब्रिटिश एम्प्लॉय थे, वो वहां रहने वाले, ब्रिटेन में रहने वाले अधिकारियों से भी ज्यादा समृद्धि हो गई थी उनकी। तो इसीलिए कंपनी के कर्मचारियों और अधिकारियों की समृद्धि ब्रिटेन में ईर्ष्या का कारण बनी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बड़ी संख्या में ब्रिटिश बुद्धिजीवी कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रण करने की मांग कर रहे थे, क्योंकि कंपनी तो जो है अपना प्रचार कर रही थी, कंपनी एकदम बेलगाम हो गई थी। उसको लगाम करने के लिए, बेसिकली देखा जाए तो कंपनी पे लगाम कसने के लिए ही 1773 का अधिनियम लाया गया। मांग कर रही थी क्योंकि इन्हें डर था कि विशाल संपदा के दम पर कंपनी ब्रिटिश समाज के चरित्र को समाज को प्रभावित कर सकती है। यह है कि कंपनी बेलगाम हो गई थी और लगाम कसने के लिए कंपनी को ब्रिटेन सरकार के द्वारा जो है अधिनियम लाया गया। फिर ब्रिटिश समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त करने की भी, अब जाहिर सी बात है 1600 में कंपनी भारत में आ चुकी है, 1773 तक अब जब इतने 100-150 साल हो गए लगभग, तो जो ब्रिटेन में लोग हैं उनके जो बच्चे हैं वो भी अपने कंपनी खोलेंगे,
अब किसी कंपनी को ही एक अधिकार दे दिया गया है कि भाई तुम्हारे पास एक मोनोपोली है कि तुम ही व्यापार करोगे, तो बाकी के जो कंपनीज है उनको भी तो ट्रेड करने का मौका मिलना चाहिए। इसीलिए जो है यहाँ पे विभिन्न वर्गों के द्वारा एक अधिकार को समाप्त करने की भी मांग की गई थी, ताकि अगर बाजार में अगर एक ही कंपनी रहेगी तो एक ही कंपनी का वर्चस्व बना रहेगा, लेकिन अगर कंपनी को टैकल आउट करने के लिए और कंपनीज भी आ जाएंगी तो कंपनी में जो है बैलेंस बना रहेगा, ये बेलगाम नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए जो है बेसिकली 1773 का जो अधिनियम था, रेगुलेटिंग एक्ट था, विनियमन अधिनियम था, वो कंपनी को बेलगाम से बचाने के लिए, कंपनी जो बेलगाम हो गई थी उसको उस पर लगाम कसने के लिए ये अधिकार, ये अधिनियम लाया गया। तो सब अभी हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख ली। अब हम देखेंगे कि कंपनी जो 1773 का अधिनियम आया था उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे, तो हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक पॉइंट ये कि भारत में विभिन्न मुद्दों तथा कंपनी के कर्मचारियों की निजी व्यापार में संलग्नता के कारण कंपनी आर्थिक संकट का सामना कर रही थी। इसी पृष्ठभूमि में कंपनी ने ब्रिटिश सरकार को पैसे की मांग की और ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में, अब देखो भारत में जो कंपनी है वो युद्ध कर रही है, राजा महाराजाओं के साथ संधि कर रही है। अब ऐसा नहीं है कि भारत में जो अंग्रेज ही थे, भारत में पोर्तुगीज भी थे, भारत में डच भी थे, भारत में डेनमार्क भी थे, भारत में फ्रांस भी थी। फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में तो युद्ध चलता रहा, चाहे वो यूरोप में है चाहे वो भारत में है। इनका अपना पारंपरिक युद्ध चलते रहे ऑस्ट्रिया की वजह से, तो हम वो विश्व इतिहास के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जो कंपनी है विभिन्न मुद्दों के साथ यहाँ पे फंसी रही, राजा महाराजों के साथ संधि करनी है, युद्ध करने हैं, जो विभिन्न जो देश की कंपनियां थी, यूरोप की ही अलग अलग जो कंट्रीज की जो कंपनियां थी उनके साथ भी टैकल आउट करना था। तो इसी के चलते जो है कंपनी आर्थिक संकट का सामना कर रही थी, कंपनी फाइनेंशियल रूप से कमजोर हो गई थी। तो इसी पृष्ठभूमि में कंपनी जो है ब्रिटिश संसद से क्या मांगती है, कर्जा मांगती है कि भाई हमें कर्जा दे दो। एक तरफ तो कंपनी ब्रिटिश सरकार से कर्जा मांग रही है, दूसरी तरफ जो कंपनी के अधिकारी है वो बहुत ही ज्यादा समृद्धशाली बन रहे हैं, बहुत ही ज्यादा अमीर बन रहे हैं। तो इस तरीके में, इस कंडीशन में जो ब्रिटिश सरकार थी वो एक बैलेंस वाला डिसीजन नहीं ले पा रही थी कि एक तरफ तो कंपनी हमसे ऋण मांग रही है, दूसरी तरफ कंपनी के अधिकारी जो है बहुत समृद्धशाली है, अमीर बने हुए। तो इस तरीके से जो है ये सारी चीजें चल रही थी। अब देखो, तो इस वे में जो है सबसे पहला अधिनियम आता है और इस अधिनियम में प्रावधान क्या किया, पहला प्रावधान किया गया, कंपनी समय समय पर ब्रिटिश विदेश मंत्री और वित्त मंत्री को भारत से संबंधित गतिविधियों से अवगत कराएगी। कि समय समय पर भारत में जो कंपनी है वो हमें क्या करेगी, अपनी गतिविधियों के बारे में बताएगी। यानी कि अब इनके ऊपर एक रेगुलेटिंग बॉडी बैठ चुकी है कि जिसको ये अपनी सारी चीजें बताते रहेंगे। दूसरा प्रावधान ये था कि भारत में व्यापार एवं नियुक्ति पर कंपनी का एक अधिकार होगा। कि भारत में जो अभी फिलहाल इस एक्ट के माध्यम से तो एक अधिकार, मोनोपोली चल रही है किस पे, व्यापार और गवर्नर्स की नियुक्ति करने के लिए। दूसरा नेक्स्ट प्रावधान देखिए क्या था, भारत में प्रशासन को संचालन करने के लिए। अब देखो यहाँ पर से हमें कार्यपालिका और विधायिका का कुछ कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। कार्यपालिका और विधायिका का कॉन्सेप्ट कैसे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर देखो भारत के प्रशासन को संचालन करने के लिए एक बंगाल के गवर्नर जनरल और 4 सदस्यीय ही परिषद की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। यानी कि अब जो कंपनी मद्रास में है, जो कंपनी बंबई में है, उन सभी के गवर्नर्स को जो है, उन सभी के गवर्नर के लिए एक गवर्नर जनरल बनाया गया। और वो गवर्नर जनरल कौन थे आपके, वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे आपके, वॉरेन हेस्टिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने नोट करना है, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था, भारत का पहला वाइसरॉय कौन था, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का गवर्नर कौन था। इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। तो ये आपके थे। तो यहाँ पे देखो कार्यपालिका विधायिका का संचालन किस तरीके से हुआ, देखो एक तो बंगाल का गवर्नर जनरल बनेगा, एक तो गवर्नर जनरल और उसके साथ 4 सदस्य परिषद। तो यहाँ पे जो 1+4 का जो
सिस्टम है वो कैसा आ गया, कार्यपालिका विधायिका में, यानी कि गवर्नर जनरल हो गया और उसके साथ उसकी 4 सदस्यीय परिषद हो गई। अब क्या करेंगे, विधायिका मतलब होता है कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका जो कानून बन गया उसको संचालित करने के लिए। तो यहां पर देखो एक बॉडी बन गई है कानून को संचालन करने के लिए, कानून का संचालन करने के लिए। अब यहाँ पे देखो क्या बन गया है, गवर्नर जनरल और उसकी 4 सदस्यीय परिषद बन चुकी है। तो ये कुछ इस तरीके से चला। और ये इंपॉर्टेंट है भाई आप लोगों के लिए कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट। दूसरा देखिए नेक्स्ट प्रावधान क्या किया गया था कि कुछ मामलों में बॉम्बे और मद्रास के अधीक्षण का अधिकार भी गवर्नर जनरल की परिषद को दे दिया गया, यानी कि बंबई और मद्रास में जो गवर्नर है उन गवर्नर्स को भी अब कौन रेगुलेट करेगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। कौन है ये, वॉरेन हेस्टिंग। तो यानी कि वॉरेन हेस्टिंग क्या करेंगे, बंगाल का जो बंबई और मद्रास इन दोनों जगहों के गवर्नर्स को भी रेगुलेट करेगा। दूसरा, कंपनी के कर्मचारी उपहार एवं रिश्वत नहीं लेंगे। यहां से हम एक पॉइंट ये देख सकते हैं कि यहाँ पे भ्रष्टाचार के लिए एक नेगेटिव व्यू दे रखा है, भ्रष्टाचार को रोकने का एक प्रावधान किया। क्यों, क्योंकि जो कंपनी के लोग थे वो आर्थिक रूप से समृद्धशाली क्यों हो रहे थे, क्योंकि वो लोगों से रिश्वत और क्या लेते थे, उपहार लेते थे, महंगे महंगे लग्जूरियस ब्रांड्स लेते थे। जो राजा महाराजा थे उनसे क्या करते थे, ये उपहार लेते थे, रिश्वत लेते थे। तो इस तरीके से इसीलिए जो है कंपनी के जो अधिकारी थे वो अधिक समृद्धशाली दिखे। दूसरा, कलकत्ता के लिए, अब देखो कंपनी के लिए, कंपनी को लगाम लगाने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया गया। कलकत्ता के लिए उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। अब जो कंपनी और कंपनी के अधिकारियों से संबंधित जो भी मामले होंगे वो कलकत्ता के जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें सुलझाए जाएंगे। और 1774 में गठन किया गया था इस सुप्रीम कोर्ट का, 1774 में इस सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था, जिसकी प्रधान न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा एम्फे। सर एलिजा एम्फे जो है इस सुप्रीम कोर्ट के, जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट गठन किया गया था 1774 में, उसके प्रधान न्यायाधीश सर एलिजा एम्फे। अब यहां से प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा कि वो कौन सा अधिनियम है जिसके तहत कलकत्ता में क्या खोला गया था, सुप्रीम कोर्ट। तो अधिनियम तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 में एक न्यायालय का गठन किया गया था कलकत्ता में, जिसके प्रधान न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा एम्फे। तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट रखना है। तो ये आपके पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसके हमने प्रावधान देखे। पहला प्रावधान हमने देखा कि अब बंबई मद्रास की गवर्नर्स को भी अब कौन रेगुलेट करेगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। दूसरा हमने देखा कि उपहार और रिश्वत लेने पर निषेध किया गया, यानी कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी प्रावधान किया गया। तीसरा कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया, किसके, और इसके प्रधान न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा एम्फे। ये याद रखना आपको, 1774 में इसका गठन किया गया। तो पहला अधिनियम की पृष्ठभूमि, और पृष्ठभूमि के साथ साथ हमने प्रावधान भी देख लिया। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके बाद आता है 1773 का, 1781 का। अब हम देखेंगे 1781 का संशोधन अधिनियम। तो बेसिकली इसमें ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। 1773 का जो अधिनियम था उसमें जो भी खामियां रह गई थी उसको पूरा करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए 1781 का अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें प्रावधान था कि खामियों को दूर करने के लिए लाया गया था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो दीवानी के लिए कानून बनाने का अधिकार किसको दे दिया गया, कलकत्ता की सरकार को दे दिया गया, है ना, बंगाल की सरकार को दे दिया गया। कलकत्ता का नाम है बंगाल, तो बंगाल की सरकार को दे दिया गया। बिहार, उड़ीसा और बंगाल के जो दीवानी मामले वो सब, उन सभी का अधिकार किसको दे दिया, कलकत्ता की सरकार को। दूसरा, गवर्नर जनरल की परिषद में कोर्ट न्याय परिधि से बाहर। तो इस तरीके से यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको सिर्फ इतना याद रखना है कि 1781 का अधिनियम जो है 1773 के अधिनियम में संशोधन करने के लिए लाया गया था। अब जो नेक्स्ट आता है आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो बेसिकली पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये आता है आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम था पिट्स। तो उनके नेतृत्व में
उनके लिए, उनके माध्यम से ये पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है। और इंपॉर्टेंट ये है कि कब लाया गया, 1784 में, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही आता है इसमें कि इस अधिनियम का महत्व क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही हो गया कि पहली बार भारत में कंपनी के क्षेत्र को भारत में ब्रिटिश कब्जे वाले क्षेत्र कहा गया। यानी कि भारत में जो ब्रिटिश कंपनी है उसका जो जो एरिया है, जहां जहां पर उसका कब्जा है, जहां जहां पर उसकी कंपनीज है, जहां जहां पर उसका अपना अधिकार जमा के बैठा हुआ है, वो सारा एरिया अब किसके अधीन, क्या ऑफिशियल रूप में हम क्या कहने लग गए कि कंपनी का जो क्षेत्र है, भारत में जो कंपनी का क्षेत्र है वो किसके, वो भारत में ब्रिटिश कब्जे वाला क्षेत्र, यानी कि भारत में ब्रिटिश। अब यहां से ऑफिशियली अनाउंस हो गया कि ब्रिटिश का जो है यहाँ पे कब्जा हो गया है, अंग्रेजों ने यहाँ पे कब्जा कर लिया है, कि जो क्षेत्र भारत में अंग्रेजों का है वो क्षेत्र किसका है, ब्रिटिशर्स के द्वारा कब्जाया गया क्षेत्र। ये आपका इसमें था। दूसरा, कंपनी, और ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कंपनी के शासन, कंपनी के मामलों को और प्रशासन को ब्रिटिश सरकार की सर्वोच्च नियंत्रण दिया गया। यानी कि कंपनी के मामले और प्रशासन, कंपनी का मामला क्या था, व्यापारिक, कंपनी का मामला क्या था, व्यापारिक, कंपनी का एक मामला था व्यापारिक, और प्रशासन अब वो धीरे धीरे राजनीति में परिवर्तित हो गई, तो इसीलिए जो है यहाँ पे नियंत्रण दिया गया कि कंपनी बेलगाम ना हो। इसीलिए कंपनी को लगाम कसने के लिए, लगाम देने के लिए दो बॉडीज को इंट्रोड्यूस किया गया, दो बॉडीज, बीओडी और बीओसी। ठीक है, तो हम देखेंगे, ये देखिए कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीति के बीच अंतर किया गया कि कंपनी के व्यापारिक जो अधिकार है वो कौन संभालेगा, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संभालेगा, नियंत्रक मंडल संभालेगा, और जो कंपनी का राजनीतिक मामला है, कंपनी का जो राजनीतिक मामला है वो कौन संभालेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। तो सबसे पहले हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर सकते हैं, बात करेंगे तो वाणिज्यिक कार्यों के लिए 3 निदेशकों की समिति, यहाँ पे 3 लोगों की समिति बनाई गई जो कि कंपनी के व्यापारिक मामलों को देखेगा। कंपनी के व्यापारिक मामलों को कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको हिंदी में कहा गया नियंत्रक मंडल, कंट्रोल करेगा किस पर, व्यापारिक मामलों पर, महत्वपूर्ण राजनीतिक मामलों और ब्रिटिश सरकार के साथ अप्रत्यक्ष संपर्क में रहती थी। और दूसरा निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, भारत में ब्रिटिश व्यवस्था के नागरिक, सैन्य और राजस्व यानी कि रेवेन्यू से संबंधित, टैक्स कलेक्शन से संबंधित जितने भी मामले वो कौन संभालेगा, बीओसी संभालेगा, बीओसी और बीओडी। ये हमने देखा कि कंपनी को लगाम देने के लिए अब यहाँ पे 2 बॉडीज इंट्रोड्यूस करी गई। बीओडी, बीओडी तो बेसिकली आपकी चल रही थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, लेकिन बीओसी चली आपकी इस 1774 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से चल रहा है मामला अभी तक कि रेगुलेशन किस तरीके से कंपनी पर किया जा रहा है। चलिए अब देखो, तो ये तो हमारा इसमें था। देखो पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से क्या ये प्रावधान किया गया, बीओसी और बीओडी को इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये हमारा इसका अधिनियम था। दूसरा देखो, अब जो 1786 का अधिनियम आता है वो आता है आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन है, आपके नाम बहुत फेमस है, सुना होगा आप लोगों ने। अमेरिकन वॉर में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस अमेरिकन वॉर से संबंधित है कि अमेरिकन वॉर से ये क्या अरेस्ट हो गया, अरेस्ट मतलब कि सरेंडर होके आए थे, अमेरिकन वॉर से सरेंडर होके आए थे। अब ये अधिनियम जो है स्पेशली किसके लिए लेके आया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्हें गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था इनकी मांगों को पूरा करने के लिए। अब देखो एक व्यक्ति के लिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए पूरा अधिनियम लाया गया था। अब इस अधिनियम में इनकी 2 मांगे थी, 2 शर्तें थी। पहली शर्तें क्या थी इनकी कि विशेष मामलों में परिषद के निर्णय को रद्द करने की शक्ति, यानी कि अभी तक जो 1+4 की बॉडी चल रही है हमारी, 1+4, ये 1+4 यानी कि आपकी कौन सी कैसी बॉडी चल रही है, ये एक गवर्नर जनरल की और उसके 4 परिषद की 4 सदस्य, यानी कि आप लोग इसे समझ सकते किस तरीके से कि ये प्राइम मिनिस्टर हो गया और ये 4 उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, है ना, कि मंत्री परिषद जो होती है, तो मंत्री को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होती है। तो इस तरीके से गवर्नर जनरल और उसकी 4 सदस्य वाली बॉडी जो चल रही है, यानी 1+4 की जो अभी तक बॉडी चल रही है, विशेष मामलों में परिषद को रद्द करने का शक्ति, यानी कि जो परिषद जो निर्णय देगी उसको रद्द करने का। अब मान लो कि किसी मामले में विवाद हो गया है और परिषद के
3 लोग सहमति दे रहे हैं और लॉर्ड कॉर्नवालिस असहमत है, तो यहाँ पे सहमति वाले को ही तो ज्यादा पक्ष दिया जाएगा। तो इसी कंडीशन में इस शर्त को पूरा करने के लिए ये परिषद यानी कि ये अधिनियम 1786 का अधिनियम लाया गया था। किसके लिए? लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए। दूसरा, वह ब्रिटिश सर्वोच्च न्यायालय के कमांडर इन चीफ होंगे। तो कमांडर इन चीफ, तो यानी कि भारत में जो कंपनी के जो सैनिक है, अब सैनिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वे किसी भी साम्राज्य के किसी भी राज्य को फैलाने के लिए, बिना सैनिक के तुम कुछ नहीं कर सकते। तो इनका पहली शर्त तो ये थी कि जो शक्ति है इनको रद्द करने की शक्ति दे दी जाए। दूसरी जो इनकी शक्ति थी, यानी कि दूसरी जो इनकी शर्त थी वो क्या थी कि जो कमांडर इन चीफ नियुक्त किया जाए, यानी कि भारत में जितने भी सैनिक है अंग्रेजों के, उन सभी का सबसे बड़ा हेड मुझे बना दिया जाए। तो ये इनकी कॉर्नवालिस की दूसरी डिमांड थी। कमांडर इन चीफ की क्या थी? इनकी डिमांड थी कि भारत में जितने भी सैनिक है ब्रिटिशर्स के, उन सभी के हेड मुझे बना दो। तो ये 2 शर्तों के लिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस की 2 शर्तों के लिए 1786 का अधिनियम पारित किया गया था और ये आपके इस अधिनियम के प्रावधान थे। 1786 भी देख लिया। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कंपनी को लगाम देने की बात की जा रही है। अब देखो चार्टर अधिनियम क्या था? ये 1719 का चार्टर अधिनियम 93 का। अब देखो कंपनी धीरे धीरे व्यापार कर रही है, तो ब्रिटेन में जो बैठे हुए लोग हैं, ब्रिटेन में जो और व्यापारी है, उनको खुजली मची कि भाई कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ज्यादा समृद्धशाली हो रही है। अगर वो इतनी समृद्ध हो रही है तो इसका मतलब भारत में या ईस्टर्न कंट्रीज में इतना कुछ इतने वैसे प्रोडक्ट्स है जिनके माध्यम से हम अमीर बन सके। तो बाकी के जो कंपनीज थी उनके द्वारा भी उनके द्वारा भी मतलब ये बोला गया कि हमें भी हमारी जो कंपनीज है, हमारी कंपनीज को भी अधिकार दो कि हम उधर जाके व्यापार कर सके। तो इस तरीके से ही सबसे पहले कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों पर कंपनी का शासन जारी रहा। इस अधिनियम के माध्यम से तो जारी रहा, लेकिन अब इसकी विशेषताएं देखिए। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एक अधिकार अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यानी कि इसके माध्यम से क्या कहा गया कि भारत में जो कंपनी अभी ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार कर रही है, वो अगले 20 सालों तक उसकी मोनोपोली बरकरार रहेंगे। इसके बाद हम बाकी कंपनीज को भी क्या करेंगे? अधिकार दे देंगे कि भाई तुम भारत में जाओ, ईस्टर्न कंट्रीज में जाओ और क्या करो? ट्रेड करो। ये हमारा था पहला प्रावधान। दूसरा प्रावधान था कि नियंत्रक बोर्ड और इसके मुख्य कर्मचारी को भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाएगा। जो बीओसी है, नियंत्रक बोर्ड जो बीओसी है, बीओडी है, उसके लिए कहा गया कि तुम्हें अगर कंपनी को रेगुलेट करना है तो तुम्हारा जो भी सैलरी आएगी वो भारत से जो टैक्स कलेक्ट हो रहा उसके जरिए तुम्हें दिया जाएगा। अगर तुम अपने कार्य को संचालन करना चाह रहे हो, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार ने तो हाथ खड़े कर लिए थे कि अब हम नहीं करेंगे, लेकिन जो नियंत्रक बोर्ड है इसकी जो सैलरी थी वो किसके? भारतीय राजस्व से दिए जाएगी। ये प्रावधान था इसमें कि जो भारत से जो भी टैक्स कलेक्ट हो रहा है उस टैक्स के जरिए जो है इनके कर्मचारियों की और इनकी सैलरी को दिया जाएगा। तो दूसरा प्रावधान ये था। तीसरा प्रावधान, सर्वोच्च शक्तियां सभी भावी गवर्नर और गवर्नर जनरल और राष्ट्रपति शासन के गवर्नर तक ही विस्तारित थी। यानी कि गवर्नर्स तक ही, मतलब जो भी सबसे सुप्रीम पावर जो है वो किसके पास होगी? गवर्नर जनरल के पास होगी। ये इसमें प्रावधान था। दूसरा देखिए, जब तक नियुक्ति ना की जाए कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल परिषद का सदस्य नहीं हो सकता। यानी कि क्या बोला है? जब तक नियुक्ति ना की जाए कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल परिषद का सदस्य नहीं होगा। यानी कि अभी जो प्रावधान था उसके तहत अगर कमांडर इन चीफ की नियुक्ति ना की जाए, यानी कि कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल परिषद का सदस्य नहीं होगा, मतलब कि गवर्नर जनरल की परिषद का जो सदस्य है वो बनने के लिए भी कमांडर इन चीफ की नियुक्ति ना की जाए, कमांडर इन चीफ परिषद का सदस्य नहीं होगा। ये था इसमें प्रावधान। तो इसके जो है यहाँ पे ये बेसिक्स जो अधिनियम था इसमें यही कहा गया था कि जो आगे आने वाले जो 20 साल है, इन 20 सालों तक जो है आपके क्या नहीं किया जाएगा? 20 सालों तक कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को
कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को जारी रखा जाएगा। अब ये तो था 1793 का। अब 20 साल बाद फिर एक चार्टर अधिनियम आएगा। 1793 में एक चार्टर अधिनियम आता है, 20 सालों तक जो है कंपनी को जो व्यापार करना है करो। फिर 20 साल बाद एक और चार्टर एक्ट आया, 1813 का अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम। ये अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम के जरिए देखिए, पहला प्रावधान, जो अभी तक कंपनी के पास व्यापारिक एक अधिकार था, चाहे वो चाइना के साथ व्यापार कर रही है, चाहे वो चाहे वो चाय का व्यापार कर रही है, चाहे वो चाय पत्ती का व्यापार कर रही है, चाहे वो इंडिगो का व्यापार कर, चाहे वो मसालों का व्यापार कर रही है, किसी भी चीज का कंपनी अगर व्यापार कर रही है उस पर अभी तक उसके पास क्या थी? मोनोपोली थी, एक अधिकार था। लेकिन 1813 के अधिनियम के बाद, अभी हमने 1893 का अधिनियम देखा, उसमें क्या था कि 20 सालों तक व्यापारिक एक अधिकार को जारी रखा जाएगा। लेकिन 1813 में जो ये चार्टर अधिनियम आता है, इसमें कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया। कैसे? व्यापारिक एक अधिकार की समाप्ति। ब्रिटेन की सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे चाय तथा चीन के साथ व्यापार की अनुमति प्रदान करे तथा अन्य व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त करती है। मतलब इसमें यह था कि ब्रिटिश कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ चाइना के साथ व्यापार करेगी, और मतलब चाइना के साथ, और जो चाय का व्यापार हो रहा है उस पर इनकी मोनोपोली रहेगी। बाकी जो ये इंडिगो का व्यापार कर रही है, बाकी जो अलग मसालों का व्यापार कर रही है, इस व्यापार को संचालित करने के लिए अब और कंपनीज भी भारत में आएगी और ट्रेड करेगी। लेकिन चाइना के साथ और जो चाइना के साथ और जो चाय का व्यापार हो रहा है उसमें इनके पास एक अधिकार रहेगा। यानी कि इन दोनों के साथ, चीन के साथ और चाय के साथ व्यापार करने के लिए और दूसरी कंपनी इनके साथ इनको टैकल नहीं करेगी, इन पर इसका अधिकार रहेगा ही रहेगा। दूसरा प्रावधान देखिए, ब्रिटेन की सरकार द्वारा भारतीय कानून पर अनुमोदन की, यानी कि अब कंपनी जो भी रूल बनाएगी भारत में शासन करने के लिए, उसके लिए उनको पहले ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। यानी कि अगर कोई कानून बना रही है तो ब्रिटेन की सरकार की छत्र छाया में उनको वो कानून बनाना पड़ेगा। जो भी कानून बना रही है उसमें उनका अनुमोदन, उनसे डिस्कशन उसको जरूरी हो जाएगा। तो बंगाल, मद्रास, मुंबई की सरकार द्वारा बनाए गए कानून पर ब्रिटेन की संसद का अनुमोदन आवश्यक कर दिया गया। यानी कि इन क्षेत्रों के लिए जो भी कानून बनाएगी ब्रिटिश कंपनी, उस पर कंपनी का जो कंपनी किसके साथ भी संपर्क में रहेगी? ब्रिटिश सरकार के साथ भी संपर्क में रहेगी। तीसरा पॉइंट, ईसाई मिशनरी। हमें मालूम है कि भारत में भी काफी ईसाई है ना? तो ईसाई मिशनरी को अब इस अधिनियम के तहत क्या कहा गया कि भाई जो क्रिश्चियन, जो हमारे क्रिश्चियनिटी है उसको तुम स्प्रेड आउट करो भारत में। तो यहां पर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा अधिनियम था जिसके माध्यम से ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई। तो ईसाई मिशनरी को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति किस अधिनियम के तहत दी गई? 1813 के अधिनियम के तहत दी गई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना कि 1813 के अधिनियम के द्वारा जो है ईसाई मिशनरी भारत में अपने ईसाई धर्म का प्रचार करेगी। दूसरा, भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान भी किया गया। अब जब ईसाई मिशनरी भारत में आ रहे हैं, अब धीरे धीरे जो भारत है, भारत के लोगों को भी विकसित करना है, उनका उद्देश्य अपना ही पॉजिटिव एक्सपेक्ट था। हालांकि भारतीयों की शिक्षा पर भी 1 लाख रुपए के खर्चे का भी प्रावधान किया गया अंग्रेजों के द्वारा, कि अब भारत में अगर हमें ट्रेड करना है तो भारत के लोगों के साथ, भारत के कल्चर के साथ मिलकर हमें ट्रेड करना है, तो हमें वो भी जानना जरूरी है कि भारत के लोगों का भी विकास हो, साथ ही साथ हमारे ईसाई धर्म का भी प्रचार प्रसार हो। दूसरा, भारत के गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की नियुक्ति की, यानी कि भारत के गवर्नर प्रधान सेनापति की नियुक्ति का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश संसद के अनुमोदन किया गया। तो ये भी आपको देखा कि ब्रिटिश संसद का ही इसमें अनुमोदन जारी था। दूसरा,
अधिनियम के माध्यम से स्थानीय स्वायत्तता संस्थान जैसे नगर पालिका हो गया, नगर पंचायत हो गया, इनको भी टैक्स वसूल करने का अधिकार दे दिया गया। अभी तक तो सिर्फ कंपनी ही टैक्स वसूल कर रही थी, कंपनी के अधिकारी जो सर्वोच्च अधिकारी थे वो ही टैक्स ले रहे थे। लेकिन इस अधिनियम के माध्यम से, इस 1813 के अधिनियम के माध्यम से जो स्थानीय स्वायत्तता संस्थान जैसे नगर पालिका, नगर पंचायत, इनको भी टैक्स वसूल करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो यह 1813 का अधिनियम था। 1813 के अधिनियम में पहला पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट है कि ईसाई धर्म का प्रचार के लिए ईसाई मिशनरी को भारत में भेजा गया। दूसरा, 1 लाख रुपए का खर्च करने का प्रावधान किया गया। तीसरा, स्थानीय स्वायत्तता संस्थानों को भी क्या मिला, टैक्स वसूलने का अधिकार मिला। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि व्यापारिक एक अधिकार को, यानी कि ट्रेड मोनोपोली थी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो अब सिर्फ और सिर्फ किसके साथ रहेगी, चाइना के साथ और चाय के व्यापार के साथ ही एक अधिकार रहेगा। बाकी जो अधिकार है, बाकी मतलब जो बाकी ट्रेड है, बाकी चीजों के साथ जो ट्रेड है वो और कंपनीज भी आके यहाँ पे ट्रेड करेगी। तो अब हर 20 साल में जो है कंपनी को अधिनियम, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए चार्टर एक्ट आया। पहला चार्टर एक्ट आया था 1793 का चार्टर अधिनियम। दूसरा 20 साल बाद आ गया 1813 का अधिनियम। तीसरा जो अब आएगा फिर अगले 20 सालों बाद 1833 का अधिनियम। 1833 का अधिनियम, अब ये 1833 का अधिनियम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस अधिनियम के जरिए क्या किया कि इसने मुंबई और मद्रास के राज्यपालों की विधायी शक्ति को क्या कर दिया, वंचित कर दिया। यानी कि अभी तक बंबई और मद्रास में जो राज्यपाल यानी गवर्नर्स जो थे, उनकी जो जो विधायी शक्ति, कानून बनाने की शक्ति थी जो, वो वंचित हो गए, यानी कि समाप्त कर दिए। कैसे? इस अधिनियम के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। अभी तक तो हमने देखा 1773 के अधिनियम के तहत कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना, वॉरेन हेस्टिंग। अब 1833 के अधिनियम के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना, बंगाल के गवर्नर जनरल को अब बंगाल के गवर्नर जनरल का पद हटाकर अब क्या बना दिया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे आपके, ये साहब, कौन है ये, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक की तस्वीर ये रही आप लोगों के लिए, और आप देख सकते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये देख सकते हैं, बेंटिक साहब की फोटो आप लोगों के लिए है, आप लोग पहचान सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, दूसरा प्रावधान, भारत में गवर्नर जनरल के पास, भारत के गवर्नर जनरल के पास नागरिक और सैन्य शक्तियां होती है। लाइक अब उसके पास सिविल राइट भी आ गए और सैन्य, यानी कि वो नागरिक और सैन्य का जो है, यानी कि मिलिट्री और सिविल है, उसमें सर्वोच्च पदाधिकारी बन गया। यानी पूरे भारत का क्या बन गया, एक सर्वोच्च शक्ति। यहाँ पर से हम बेसिकली एक चीज देख सकते हैं, अगर हम मेंस पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे हम इसको केंद्रीकरण की संभावना भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गवर्नर्स थे उनको किस तरीके से केंद्रीकृत किया गया। अभी तक जो बंगाल था, बंबई था, मद्रास था, इनमें जो गवर्नर्स थे, उन गवर्नर्स को अब एक केंद्र की शक्ति ने बांध दिया, किसको, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में हमने देख लिया। तो बाकी जो इससे संबंधित जो मेंस के पर्सपेक्टिव से जो चीजें हैं वो मेंस वाली क्लास में डिस्कस करेंगे कि इस अधिनियम, जो ये अधिनियम थे, इनकी क्या सकारात्मक पहलू थे, क्या नकारात्मक पहलू पड़े। तो इस तरीके से हम बाकी जो चीजें डिस्कस करेंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम देखते हैं कि ये हमने सारे प्रावधान देख लिए। नेक्स्ट देखिए, भारत में पहली बार सरकार का गठन हुआ। सरकार का गठन हो रहा है किस तरीके से, सर्वोच्च शक्ति, उसके साथ उसके परिषद। सरकार का गठन, कार्यपालिका विधायिका का गठन तो हमने 1773 के अधिनियम में भी देख लिया था कि 1+4 का जो सिस्टम चल रहा था कि कार्यपालिका और विधायिका, यानी कि एक बॉडी कानून बनाएगी और जो 4 सदस्यीय परिषद है वो कार्य का संचालन करेगी। कार्यपालिका का काम किया था कार्य का संचालन करना, जो कानून विधायिका ने बना दिया उसको संचालित करना। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे एक केंद्रीकृत सरकार का भी गठन हमने देखा। तो ये हमने पहले देख लिया चार्टर अधिनियम। फिर अब इस अधिनियम के बाद आगे और एक अधिनियम आएगा और वो अधिनियम होगा 1853 का अधिनियम। 1853 के अधिनियम के बाद जो है
अच्छा, यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट रह गई थी। 1853 के अधिनियम को डिस्कस करने से पहले हम कुछ और चीजें डिस्कस कर लेते हैं। देखो, गवर्नर जनरल की परिषद में चौथा अस्थायी सदस्य की नियुक्ति की गई। अभी तक जो गवर्नर जनरल की परिषद चल रही थी, 1+4 का जो सिस्टम चल रहा था, ये गवर्नर जनरल था और ये उसकी परिषद थी। इस परिषद में, ये अभी तक जो सिस्टम चल रहा था, इस परिषद में एक चौथा अस्थायी सदस्य जुड़ा गया, जो कि कैसे संबंधों को देखेगा, जो कि विधि सदस्य कानून, यानी कि कानूनी मामलों पर जो है यहाँ पे ध्यान देगा। कानूनी मामलों पर अभी तक कार्यपालिका कार्यपालिका विधायिका का संचालन हो रहा था। अभी तक हमने कार्यपालिका न्यायपालिका देखी, कार्यपालिका विधायिका देखी, सॉरी। अब हम यहाँ से विधि, यानी कि विधि सदस्य, यानी कानूनी मामलों पर जो सलाह देगा, वो कौन देगा? एक चौथा अस्थायी सदस्य, जो कौन बने आपके चतुर्थ विधि सदस्य। कौन है? चतुर्थ विधि सदस्य आपके बनते हैं लॉर्ड मैकेले। ये आपके लॉर्ड मैकेले, ये लॉर्ड मैकेले चौथे अस्थायी सदस्य के रूप में आते हैं आपके। कौन? विधि सदस्य। तो चतुर्थ विधि सदस्य बनते हैं आपके लॉर्ड मैकेले। यहाँ पे जितने भी लॉर्ड्स के बारे में बात करी जा रही है, वो सारे इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए, दास प्रथा का अंत भी किया गया। दास प्रथा का अंत, यानी दास प्रथा का अंत 1833 के अधिनियम के द्वारा किया गया था और पूर्ण रूप से अधिनियम के तहत किया गया था, तथा 1843 में लॉर्ड एलिनब्रो के द्वारा बनाया गया था, यानी कि इसको जो है समाप्त किया गया था। लॉर्ड एलिनब्रो की यहाँ पे आपकी तस्वीर है और 1833 के अधिनियम के द्वारा जो है दास प्रथा का अभी अंत करने का प्रयास किया गया था, लेकिन 1843 में लॉर्ड एलिनब्रो के द्वारा ये काम किया गया था। यहाँ पे थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पे देख लेना कि दास प्रथा का अंत भी हो गया था 1833 के अधिनियम के तहत। लेकिन ये जो लॉर्ड मैकेले है, जो चौथे विधि सदस्य है, अस्थायी सदस्य है, कानूनी मामलों पर जो सलाह देंगे, वो आपके लॉर्ड मैकेले थे। तो ये हमने देखा। अब देखो, इस अधिनियम के बारे में और चीजें भी देखते हैं कि सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता। आज की डेट में हम आईएएस पीसीएस तो नहीं, पर आईएएस जो देखते हैं हम, उस वैसे ही सिविल सेवक, यानी कि सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता। अभी तक तो जो था कि जो बड़े अधिकारी होंगे, पीठासीन अधिकारी जो होंगे, वो सारे कौन होंगे? कंपनी के ही लोग होंगे, ब्रिटिश सरकार के ही लोग होंगे, ब्रिटिश कंपनी के ही लोग होंगे। लेकिन अब जो है 1 लाख रुपए का खर्चा का प्रावधान किया गया था ना भारतीयों की शिक्षा पर, तो उसी भारतीयों की शिक्षा के लिए भी खुली प्रतियोगिता, यानी सिविल सेवकों में खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया गया। अब जो सिविल जो सेवाएं होती, उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अभी तक तो सब कैसे थे? ब्रिटिशर्स के ही लोग थे, लेकिन अब कैसे आएंगे? अब एग्जाम क्वालिफाई करके अब भारत मूल के लोग भी यहाँ पे शामिल होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे यह आरंभ किया गया था, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण ये जो है यहाँ पे, इस कारण ये कानून पारित नहीं हो पाया। तो लिखा भी है यहाँ पे कि सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आरंभ, भारत में सिविल सेवकों का आरंभ 1833 के अधिनियम के द्वारा हुआ गया, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, यानी निदेशक मंडल की विरोध के कारण ये कानून जो है यहाँ पे त्यागना पड़ा। लेकिन यहाँ पर से हम एक पॉजिटिव आवरण देख सकते हैं कि भारतीयों को भी अब यहाँ पे प्रशासन में भागीदारी निभाने का काम आएगा। जब भारतीय लोग शिक्षित होंगे, प्रशासन में भागीदारी देंगे, तब जाके वो समझेंगे कि भारत में जो कंपनी है, जो अंग्रेज है, इनके द्वारा शोषण किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। इस तरीके से एक शिक्षित वर्ग अपने कल्याण के बारे में सोचेगा, तो उसी से ही आगे जो है यहाँ पे 1857 की क्रांति होती है। इसी कारण जो है यहाँ पे सामाजिक कल्याण होते हैं। इसी कारण जो है यहाँ पे अंग्रेजों के लिए अलग अलग आंदोलन किए जाते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा। अब कुछ और चीजें भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 1833 है, उस जो चार्टर है, अधिनियम है, वो हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम देखेंगे 1853 का अधिनियम। इस अधिनियम की क्या विशेषता है? तो सबसे पहले हम अधिनियम की विशेषताएं देखेंगे। तो अधिनियम की विशेषताएं देखिए, अभी तक हमने देखा कि सिविल सेवाओं में खुली प्रतियोगिता शुरू की गई थी, इसलिए अनुबंधित सिविल सेवाओं भारतीयों के लिए खोल दी गई।
है ना। अभी तक तो हमने देखा कि 33 का जो एक्ट था उसमें प्रावधान किया गया था सिविल सेवकों के लिए, लेकिन 1853 का जो एक्ट आता है उसके माध्यम से यहाँ पे ये लागू किया जाता है, और अब यहाँ पे भारतीय मूल के लोग भी एग्जाम क्वालिफाई करके सिविल सेवक बनेंगे। आज की डेट में आईएएस जानते हैं, तब आईसीएस था, तो आईसीएस तब था और आज की डेट में आईएएस में परिवर्तित हो गया, तो है तो वो सिविल सेवक ही। 1854 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में सिविल सेवा समिति बनाई गई। तो सिविल सेवा समिति बनाई गई किसकी? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। गवर्नर जनरल की विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद को अलग कर दिया गया। अभी तक तो हम देख रहे थे कि कार्यपालिका और विधायिका सेम एक जैसी बॉडी है, वही कानून बनाएगी, वही संचालित करेगी, लेकिन अब कार्यपालिका और विधायी परिषद को अलग अलग, दो अलग अलग बॉडीज बना दी। अब एक कानून बनाएगा, दूसरा कानून का संचालन करेगा। यहाँ से ये भी प्रावधान किया गया। विधान परिषद कहलाने से 6 सदस्य परिषद को जोड़ा गया। तो ये परिषद जो जोड़ने वाला काम है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये परिषद में जोड़े गए। भारतीय केंद्र विधान परिषद की स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया गया। तो ये कुछ प्रावधान थे। अब इस अधिनियम की विशेषताएं देख लेते हैं कि इस अधिनियम में पहली विशेषता क्या थी। तो पहली विशेषता, राज्य जनरल, राज्यपाल या फिर गवर्नर जनरल विधान परिषद की नियुक्ति मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की स्थानीय सरकारों द्वारा की जाती थी। तो यहाँ पे देखिए कि गवर्नर जनरल की विधान परिषद की भी नियुक्ति की जा रही है इन क्षेत्रों से, बंबई, मद्रास, बंगाल, आगरा की सरकारों के स्थानीय सरकारों के द्वारा जो है यहाँ पे क्या की जा रही है, विधान परिषद का गठन किया जाए। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि अब यहाँ पे भारतीयों को भी जो है यहाँ पे आगे चांस मिल रहा है। दूसरा, अगर हम इसकी अधिनियम की चर्चा करें तो ये कानून बनाना सरकार का विशेष कार्य माना जाता था। तो अधिनियम की विशेषता में यही इंपॉर्टेंट है कि इन क्षेत्रों से जो है यहाँ पे चुना जाता था लोगों को, किसके लिए? गवर्नर जनरल की परिषद के लिए। किस वे में? 4/6 के फॉर्म में आप यहाँ पे चुना जाता था कि भाई 4 लोग भारत मूल के होंगे तो 6 लोग ब्रिटिश सरकार के होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है ये चीजें आई थी। अब देखो, ये अधिनियम आपका आखिरी अधिनियम था कंपनी के शासन का, यानी कि अभी तक 1773 से लेकर 1753 तक हमने देखा कि कंपनी के द्वारा जो है यहाँ पे कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कानून लेके आए जा रहे हैं। अब 1853 के बाद जो है 1857 की क्रांति होती है, जिसके विभिन्न कारण थे, धार्मिक थे, तात्कालिक थे, सांस्कृतिक थे, अनेकों कारणों के कारण जो है यहाँ पे 1857 की क्रांति होती है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का अत्याचार, अंग्रेजों का शोषण की वजह से जो है यहाँ पे लोगों के द्वारा 1857 की क्रांति की जाती है। अब जब अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे शोषण किया गया, भारतीयों के द्वारा जो है यहाँ पे क्रांति की गई, इसके बाद सत्ता सीधे किसके हाथों में जाती है? इसके बाद सीधे हमारी सत्ता आती है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। अब अभी तक तो हम सरकार के ब्रिटिश संसद के अंडर थे, ब्रिटिश संसद हमारे लिए कानून बनाती थी, कंपनी हम पे रेगुलेट करती थी। अब जो है सीधा हमारा जो शासन है, हम पर किसका शासन हो गया? क्राउन का शासन हो गया। तो क्राउन के शासन के तहत 1858 से लेकर 1947 तक ये जो इंपॉर्टेंट अधिनियम थे, चाहे वो 1909 हो, चाहे 1919 हो, चाहे वो आपको 1935 का भारत शासन अधिनियम हो, चाहे वो 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम हो, ये सारे टॉपिक्स, ये सारे अधिनियम हम अब कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि क्राउन के द्वारा 1857 की क्रांति के द्वारा ब्रिटिश क्राउन ने किस तरीके से हम पर शासन किया। अभी तक तो हम देख रहे थे कि हमारे कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी दिखे, हमें कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी दिखे। पॉजिटिव में शिक्षा पर 1 लाख रुपए का खर्चा किया गया, सिविल सेवकों के लिए भी खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किया गया। इस तरीके से हम देखते हैं। नेगेटिव में जैसे ईसाई धर्म का प्रचार किया गया, रिश्वत ली जाती थी लोग कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा। तो ये हमने सारी चीजें देखी। अब बाकी की चीजें हम जो है कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो अभी हमने पूरा पढ़ा है, अभी तक जो क्लास लेक्चर हमने देखा है, पूरा कंप्लीट किया, इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, और ये संभावित प्रश्न है। ये कैसे है? संभावित प्रश्न, या तो ये कुछ क्वेश्चन जो है पूछे गए और कुछ आगे पूछे जा सकते हैं। तो पहला, वो कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में स्थानांतरित कर दी? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसका अभी मैंने आपको समझा दिया है कि कौन से अधिनियम के तहत हम जान सकते हैं कि सत्ता जो है स्थानांतरित की गई ब्रिटिश कंपनी के हाथों से ब्रिटिश क्राउन में।
तो इसका आंसर भी आप लोगों को मिल जाएगा, ये हमने देख लिया। दूसरा प्रश्न, 1773 के विनियमन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था उसका? ऑप्शंस दे रखे, आप लोग आराम से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इसका आंसर दे सकते हैं क्योंकि आपने क्लास पूरी देख ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्देश्य आप लोग समझ सकते हैं क्या उद्देश्य था, मैंने आप लोगों को समझा दिया है, देख सकते हैं कि क्या उद्देश्य रहा होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में पहली बार शिक्षा के लिए शिक्षा हेतु धन का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो ये भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूं कि किस अधिनियम के द्वारा जो है भारत में शिक्षा का प्रावधान किया गया था भारतीय लोगों के लिए। तो मैंने समझाया था 1 लाख रुपए का खर्चा किया गया था, कौन से अधिनियम के तहत किया गया? आंसर दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और 1833 के चार्टर अधिनियम का मुख्य प्रावधान क्या था, यानी कि प्रमुख प्रावधान क्या था? क्या प्रावधान था? आप लोग आराम से देख सकते हैं। देखो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो मैंने आप लोगों को क्लास लेक्चर में दे दिए। आप लोग अपना एक माइंडसेट बना सकते हैं या फिर आप लोगों को समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि इन क्वेश्चंस के जो आंसर है वो क्या होने चाहिए। दूसरा देखिए, 1853 का चार्टर अधिनियम का मुख्य, तो यहाँ पे विशेषताओं से संबंधित बात करी जा रही है। अब यहाँ पे मैंने फैक्ट नहीं डाले, जो अब पैटर्न बन चुका है आयोग के प्रश्न पूछने का वो कुछ इसी तरीके से है, वो कॉन्सेप्ट में जा रहा है, अब वो फैक्ट में बहुत कम घुस रहा है। चाहे आप यूकेपीएससी के एग्जाम से लो, चाहे आप ग्रुप सी के एग्जाम से, अब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कम पूछा जा रहा है और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी ज्यादा पूछी जा रही है कि आपको पढ़ा है आपने, कितनी समझ है इस टॉपिक की। तो ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या आंसर आने वाला है आपका। तो पहले प्रश्न देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करने वाला अधिनियम कौन सा था? तो कौन से अधिनियम के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन यहाँ पे भारत में समाप्त होता है और ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सत्ता जाती है? तो ये कौन सा अधिनियम था? तो यहाँ पर हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली है। आई होप कि आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं आप लोगों से नए एनर्जी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।